अब दोस्तों, आज के टाइम में अगर हम किसी भी देश के पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंसी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि आपका देश अगर इन तेलों का अच्छा भंडार रखता है तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में आपकी इकोनॉमी भी काफी स्ट्रांग रहती है। और किसी भी देश में आप डीजल और पेट्रोल की कंडीशन देख लें तो आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे इनके रेट्स कितने भी हाई हो जाएं, लेकिन पेट्रोल पंप्स पे भैया भीड़ तो अच्छी खासी देखने को मिल ही जाएगी। अब क्या करें सर, लोगों के पास गाड़ियां ही इतनी हैं और गाड़ियों में तेल ना डालें तो चलेंगी कैसे, और गाड़ियों के बिना तो काम होता ही नहीं। अब अगर हम अपने ही देश भारत की बात करें तो यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं। फिर भी जब आप रोड पे निकलते होंगे तो कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी दिन रोड पे डीजल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से गाड़ियां कम हो, या फिर ट्रैफिक कम लगे, या फिर पेट्रोल पंप पे आपको भीड़ ही कम दिखाई दे जाए। नहीं भैया, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। लेकिन जब इस डीजल और पेट्रोल पे हमारी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है तो क्या कभी आपने सोचा और जानने की कोशिश करी कि आखिरकार ये डीजल और पेट्रोल आता कहां से है यार, और कैसे उन्हें बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, और कैसे इन ऑयल्स की पूरी प्रोसेस की जाती है। आखिरकार पूरा का पूरा माजरा क्या है? क्या कभी आपने सोचा और जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो अब कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इन ऑयल्स का स्टोरेज से लेकर सब कुछ कैसे होता है, और इनके बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर डिटेल। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, और आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये हमें क्रूड ऑयल से मिलता है, और जब इन क्रूड ऑयल को हम फैक्ट्रीज में कई अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब जाके हमें अलग अलग चीजें यानी कि डीजल और पेट्रोल और कैरोसिन मिलता है, जिसको बाद में और फिल्टर करके मार्केट में उतारा जाता है यूज करने के लिए। और इन क्रूड ऑयल्स को काफी गहराइयों से मशीनों की सहायता से निकाला जाता है, और इसके बाद ऑयल प्लांट में इनको फिल्टर के प्रोसेस से गुजारा जाता है। तब जाके हमें हमारी गाड़ियों में यूज होने वाला जो ये डीजल और पेट्रोल है ना, वो मिलता है। अब अगर हम क्रूड ऑयल्स की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा भंडारण गल्फ की जितनी भी कंट्रीज है ना, जैसे कि कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, और ये जो भी कंट्रीज हैं, इनके पास तो भैया भारी मात्रा में क्रूड ऑयल है, और ये पूरे विश्व का लगभग 70% ऑयल की नीड को पूरा करते हैं। लेकिन यहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुंबई के समंदर में लगे ओएनजीसी के प्लांट में सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है, और ये पूरे भारत का ऑलमोस्ट 70 से 80% ऑयल मैनेजमेंट संभालता है। लेकिन अगर यहीं पहले के टाइम की बात करें, जब चीजें आसान हुआ करती थी, तो लोगों के लिए तेल का कुआं ढूंढना और खोदना, अरे भैया, इतना भी मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि तब किसी को जल्दी इस तेल के कुएं की जरूरत नहीं होती थी, और इसीलिए तो डिमांड भी कम थी, और उसके कंपैरिजन में सप्लाई कम थी, क्योंकि तब लोगों के पास पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां तो थी नहीं। लोग तो चलते थे भैया बैलगाड़ी और साइकिल में। लोग कई बार तो पानी के कुएं की तलाश में मिट्टी खोदते थे, और बाद में पता चलता था कि अरे तेरी, ये तो तेल का कुआं है। और इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि पहले के समय में ये तेल काफी बहुतायत मात्रा में था, जो आज के समय में उतना ही कम है। अगर आज के समय की बात की जाए तो आज के समय में जिन देशों के पास ये ऑयल काफी मात्रा में है, उन देशों ने इन ऑयल्स को लेकर काफी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये ऑयल प्लांट्स अपनी लापरवाही बरतना बंद नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास से तेल के भंडारण खत्म हो जाएंगे, और हमें फिर सारी सुविधाएं होते हुए भी पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी या किसी और ऑप्शन को तलाशना पड़ेगा। नहीं तो ये आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। आइए अब जानते हैं कि आखिरकार इन तेलों को कहां कहां से निकाला जा सकता है। तो इन क्रूड ऑयल को दो जगहों से प्राप्त किया जाता है, या तो समुद्र के नीचे से या फिर जमीन के नीचे से। अब अगर हम समुद्र के नीचे से तेल निकालने की बात करें तो तेल निकालने से पहले हमें वो जगह ढूंढनी होती है जहां पे तेल की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। कई बार इन जगहों को ढूंढते ढूंढते कई साल लग जाते हैं, और इन तेल के कुओं को ढूंढने के लिए जिन मशीनरीज और टूल्स का यूज किया जाता है, उनके मेंटेनेंस से लेकर मरम्मत तक में कई लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इन मशीनों को समुद्र के नीचे काफी गहराई तक लेकर जाया जाता है, जहां ये मशीन खुदाई करती हैं और ये पता लगाती हैं कि तेल का कुआं है कहां। और जब एक बार किसी तेल के कुएं का पता लग जाता है तो फिर बड़ी बड़ी ड्रिलर्स मशीन जो हैं वो समुद्र के नीचे तेल के कुएं की खुदाई करती हैं, और इन मशीन्स में आए ऑयल को रिफाइनरी पाइप की मदद से ऊपर प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां पे इन ऑयल्स को फिल्टर किया जाता है।
और क्योंकि अभी जमीन के नीचे से निकला हुआ ये ऑयल एक क्रूड ऑयल होता है जिसे हम अपनी गाड़ियों में तो यूज कर नहीं सकते हैं, और सेम यही प्रोसेस जमीन पर मिले तेल के कुएं में भी होता है। अब दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जमीन पे जो तेल का कुआं होता है उसकी ड्रिल मशीन थोड़ी सी छोटी होती है और समंदर के प्लांट में लगी हुई ड्रिल मशीन कुछ ज्यादा ही लंबी होती है, क्योंकि समंदर भी तो गहरा होता है ना, गहराई तक जाना पड़ता है। अब तेल के कुएं से मिले इस तेल को रिफाइनरी में भेजने के बाद हीट किया जाता है और तब जाके हमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे अगर हम इस क्रूड ऑयल को 260 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमें डीजल मिलता है, जबकि 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मिट्टी का तेल मिलता है, और अगर इसी को हम सिर्फ 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो हमें मिलने वाला चीज जो होगी वो होगी पेट्रोल। तो दोस्तों ये तो हो गया क्रूड ऑयल से मिलने वाले और उसे बनाने की विधि। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग इन ऑयल को हम तक पहुंचाते हैं, जो इसके लिए इतना काम करते हैं। आइए जानते हैं इनके वर्कर्स के बारे में। ऑयल के इन प्लांट्स पे बेसिकली दो जगह मेन काम होता है। एक जो समुद्र के बीच में काम करते हैं जिन्हें हम ऑफशोर वर्कर्स के नाम से जानते हैं, और दूसरे वर्कर्स जो प्लांट के रिफाइनरी में काम करते हैं उन्हें हम ऑशनोर वर्कर कहते हैं। इनमें किसकी ड्यूटी कहां पे होगी और कौन रिफाइनरी में काम करेगा और कौन समुद्र के अंदर काम करेगा, ये मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिसर्स तय करते हैं। अगर हम ऑशनोर वर्कर्स की बात करें तो उनका काम ज्यादा कठिन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादातर ऑफिशियल काम ही करने होते हैं। जबकि अगर हम यहीं ऑफशोर वर्कर्स की बात करें तो इनका काम काफी मुश्किल होता है, और जिसे इनके साथ साथ इनको हायर करने वाली कंपनीज भी समझती हैं, और इनका काम समुद्र के ऊपर ड्रिल मशीन से लेकर समुद्र के अंदर तक होता है। लेकिन इनके काम के इतने जटिल होने की वजह से कंपनीज इन्हें शिफ्ट में काम देती हैं। जैसे कुछ कंपनीज इन्हें 15 दिन का काम देती हैं और 15 दिन के लिए रेस्ट देती हैं, और कुछ कंपनीज इन्हें 21 दिन का काम देती हैं और 21 दिन का आराम देती हैं। इन 15 और 21 दिन के शिफ्ट में अगर ये एक बार समुद्र के अंदर चले गए तो अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये 15 या 21 दिन के बाद ही बाहर आते हैं। इन्हें वो 15 दिन या 21 दिन समंदर के अंदर ही बिताने होते हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें वहां बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कंपनी वहां उनके लिए एक बड़े से जहाज का अरेंजमेंट करवा कर रखती है, जिसको एक घर की तरह ही मेंटेन किया जाता है, जिसमें रूम्स होते हैं, बेड्स होते हैं, और आपकी जरूरत की हर छोटी बड़ी चीजें वहां पर उपलब्ध होती हैं। और फिर 15 या 21 दिन के बाद अपनी शिफ्ट खत्म होने पर आप इससे बाहर आकर जमीन पर वापस आ सकते हैं। क्योंकि ये ऑयल के कुएं की वजह से समुद्र के अंदर होते हैं, इसीलिए अगर समुद्र में कोई तूफान भी आता है तो इन मजदूरों पर भी जान का संकट बनाता है। अगर हम इंडिया के ONGC प्लांट की बात करें जो मुंबई के समुद्र में स्थित है, तो जब समुद्र में उठे ताउते तूफान इस प्लांट से टकराया तो इस वक्त प्लांट पे लगभग 800 के आसपास लोग थे, और इस तूफान में समुद्र में 30 से 35 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी, और वहीं अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो वो थी 200 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन उस मुश्किल समय में भी हमारे देश की नेवी ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन वर्कर्स को बचाया था। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी लगभग 80 से 89 लोग लापता हो गए जिन्हें बचाया नहीं जा सका, और ये लोग इस तूफान में कहीं गायब हो गए। हालांकि बाद में इसमें से 52 लोगों की लाशें बाद में मिल गईं, लेकिन बाकी के लोगों का क्या हुआ पता नहीं। वो लोग नहीं बच सके या उनके बारे में किसी के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो ये तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऑफशोर पे काम करने वाले वर्कर्स अपनी जान हथेली पे लेकर काम करते हैं। यस, यहीं अगर हम ऑनशोर वर्कर्स की बात करें तो इनका काम ऑफशोर वर्कर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान जरूर होता है। लेकिन ऑफशोर वर्कर ये भी वहां अपनी पसंद का कुछ भी खाना बना और खा नहीं सकते, क्योंकि वहां किचन नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने बड़े प्लांट में किचन नहीं होता है तो काम कैसे होता है? जी हाँ, इसकी वजह कुछ खास है। दरअसल इन क्रूड ऑयल्स की रिफाइनरिंग की वजह से यहाँ पर किचन या किसी ज्वलनशील पदार्थ को दूर ही रखा जाता है, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो, और इन वर्कर्स को खाना एक पाइपलाइन की मदद से इन तक पहुंचा दिया जाता है। और इनके खाने के लिए भी ज्यादातर फ्रोजन फ्रूट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इनके रहने के लिए भी क्वार्टर्स होते हैं, जिनमें इनकी हर सुख सुविधा और टीवी से लेकर इंडोर गेम्स सबका ध्यान रखा जाता है, और इन्हें भी सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। अब ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इन्हें वहां पर मोबाइल फोन और कैमरा रखना तो अलाउ होता नहीं है, इसीलिए इनके मनोरंजन के लिए टीवी और गेम्स दिए जाते हैं। और
अगर हम इनके ट्रेनिंग की बात करें तो इनको पानी में रहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए और ये पानी में गिर जाएं तो जब तक कोई हेल्प ना पहुंचे, मदद ना पहुंचे, तब तक ये पानी में सरवाइव कर सके। तो देखा आपने कितना मुश्किल है इनका जीवन। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और